जी। अ, जिसे इसकी आकांक्षा होती वही डाकुओं का बलिष्ठ लोगों का समर्थन प्राप्त कर ऐसे ही दस्युओं का ऐसा बलिष्ठ गिरोह बनाता जिससे पास पड़ोस के इलाकों में आतंक के सहारे अपना वर्चस्व कायम किया जा सके। मार काट मचती तो निर्दोषों की खून की नदियां बह जाती, पर इन साम्राज्यवादियों को इसकी क्या परवाह थी। उन्हें तो धन दौलत और राज्य चाहिए। सो इन आकस्मिक आक्रमणों आकस्मिक आक्रमणों से मिल जाते। बस फिर क्या था। अंधे को आंखें चाहिए। वह किस प्रकार मिलती है। कठोर अंतःकरण वालों को इसकी क्या चिंता। पर जो दूसरों का चैन छीनते हैं उन्हें भी तीसरे शांति से नहीं जीने उन्हें भी तीसरे शांति से नहीं जीने देते। शेर को सवा शेर मिलते मिलते रहते हैं और अगले को पदच्युत कर पिछले उस पर अधिकार करते रहते हैं। कभी चीन में भी ऐसे ही घटनाक्रम तेजी से घट रहे थे। यहाँ ईसा पूर्व 300 की बात है। उन दिनों चीनी शासक अपने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए विशाल दीवारें विनिर्मित कर रहे थे। तब भारत में मजबूत महल बनाने और पहाड़ियों पर किले खड़े करने एवं चारों ओर खाई खोदने का प्रचलन था। पर पर चीनी सामंतों ने एक कदम आगे बढ़कर समुद्र की सीमाओं को पृथक करने की विभाजन रेखाएं खड़ी की थी। सामान्य सा देश अनेक छोटी रियासतों से विभाजित था। इतने पर भी उन्हें चैन नहीं। घात प्रतिघात के आक्रमण प्रत्याक्रमण बराबर चलते रहते और निर्बल सबलों का शिकार बनते रहते। यह क्रम कभी खत्म भी नहीं हुआ था कि ईसा से 24 वर्ष पूर्व वहां चेन नामक एक शक्तिशाली सम्राट का उदय हुआ। वह समूचे राष्ट्र पर अपना एकाधिकार कर लेने के मंसूबे बनाने लगा। इच्छा उपजी तो तदनुरूप योजना बनाने और क्रियान्वित होने लगी। इस क्रम में उसने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी और रक्तपात इस कदर मचाया कि छोटे राजा उससे मिल जाने में ही अपनी भलाई समझने लगे। इस प्रकार कुछ ही वर्ष में पूरे चीन पर उसका एक छत्र राज हो गया। वह वहां का चक्रवर्ती बन बैठा। पर इतने से ही बाहरी आक्रांताओं को रोका तो नहीं जा सकता था। आखिर उन्हें भी तो साम्राज्य धन और यश की कामना थी। चेन ने समझा था कि अब चैन से दिन गुजारने से उसे कोई रोक नहीं सकता। पर शायद उसने उस चेन उसने उस चेन प्रतिक्रिया श्रृंखला प्रतिक्रिया को भुला दिया था जिसकी शुरुआत कभी उसने नृशंस लूटमार मचाकर की थी। भीड़ भाड़ में जब भीड़ भाड़ में जब हल्की सी भी धक्का मुक्की हो जाती तो उसका रेला सा चल पड़ता है और तब तक जारी रहता है जब तक कि वह आखिरी सिरे को छू न ले। अब विपुल संपदा के अब विपुल संपदा के अधिपति चीन की बारी थी। मध्य एशिया के कबायली छापा मार उसकी नींद हराम किए हुए थे। बीच बीच में वे आक्रमण करते, संपत्ति लूटते और भारी बर्बादी मचाते। जब यह सिलसिला आए दिन चलने लगा तो रक्षा का उपाय सोचा गया। योजना बनी कि उत्तर पश्चिम सीमा पर एक विशाल दीवार खड़ी की जाए जिससे आक्रमणकारियों से राज्य की सुरक्षा हो सके और इस विशालकाय आकांक्षा को पूरी करने का श्रेय सौभाग्य भी मिले। अब तक एक ही प्रश्न था कि इतना विपुल धन कहां से और कैसे प्राप्त हो। पर सनक अपनी महत्वाकांक्षा किसी न किसी प्रकार पूरी कर ही लेती है। हठवादी चेन की बढ़ी चढ़ी महत्वाकांक्षा ने उस असंभव तुल्य कार्य को पूरा करने की ठानी। कार्य आरंभ कर दिया गया। दीवार बनने लगी। प्रबंध ऐसा किया गया कि रास्ते में जो भी नदी नाले निकले वे भी उसके नीचे होकर गुजरे। इस निमित्त उसने पुल बनाने लगे
इस निमित्त अनेक पुल बनने लगे। कार्य इतना बड़ा था कि उसके लिए आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध ईंट पत्थर पर्याप्त न थे। परिणाम यह हुआ कि मोटी दीवार की पोल को भरने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र के पेड़ पौधे, बालू, रेत जो भी मिले काट कर भर दिए गए। आधुनिक अनुसंधान बताते हैं कि जब भी यह अपर्याप्त साबित हुआ तो भूखे कंगालों को उसमें जिंदा दफन किया जाने लगा। इसके प्रमाण आज भी जहां तहां दीवार दीवार से बाहर झांकते अनेक कंकाल के रूप में मौजूद हैं। इस अभूतपूर्व संरचना के लिए कुशल कारीगर और प्रशिक्षित मजदूर चाहिए। सो भी इतने जितने जितने से चेन की महत्वाकांक्षा जल्दी से जल्दी पूरी हो सके। इतने कुशल शिल्पी और श्रमशील श्रमिक एक साथ कैसे उपलब्ध हो, हल इसका भी निकाल लिया गया। दूर दूर के क्षेत्र में बलिष्ठ जवानों को पकड़कर दास बना लिया गया। उन्हें बड़ी संख्या में पकड़ तो लिया गया, पर इससे पूर्व उनके भोजन, आवास, विश्राम जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में सोचा तक न गया। अकुशल प्रबंधन और दिन रात के कठिन श्रम से हृष्ट पुष्ट जवान भी जल्द ही अब क्षय रोग के रोगी जैसा लगने लगे। इतने पर भी जब उन पर समुचित ध्यान न दिया गया तो बड़ी संख्या में उनकी मौत होने लगी। सड़ते गलते शरीर को ठिकाने लगाने के लिए योजनाकारों को मोटी दीवार के रूप में अच्छी कब्र मिल गई। सभी को सामूहिक सामूहिक रूप से दीवारों में जहां तहां दफनाया जाने लगा। इससे ईंट गारे की भी कमी की पूर्ति कुछ हद तक हो जाती थी। उपाय अच्छा लगा तो यह सिलसिला चल पड़ा। जब भी कारीगरों और मजदूरों की मृत्यु से उनकी कमी पड़ती तो दूसरे राज्यों पर आक्रमण कर ऐसे लोग पकड़ लिए जाते। मरने पर फिर उनको उनका दफन उसी में कर देते। इस प्रकार उस हत्यारी दीवार ने लगभग 1 लाख लोगों को निगल लिया। यह दीवार संबंधी तात्कालीन दस्तावेज से ज्ञात होता है। चीन ने सोचा था कि इस विशालकाय निर्माण के उपरांत उसे आक्रांताओं का त्रास नहीं झेलना पड़ेगा, पर अनुमान गलत निकला। अब दस्युओं ने दीवार में जहां तहां सेंध लगाना शुरू किया। इस प्रकार वे चीन साम्राज्य में लूटपाट करने और भागने में सफल होते रहे। दीवार पर बने रक्षक वर्ष के चौकीदार और सेना भी उनका दमन न कर सके। जो हुआ वह मात्र इतना इतना कि दीवार टूटती और मरम्मत होती रहती, पर यह क्रम भी अधिक दिनों तक जारी न रह सका। चीन के उत्तराधिकारी के लिए उसकी देखरेख कठिन पड़ गई। फलतः वह जहां तहां गिरने और टूटने लगी। राज भी स्थिर न रह सका। तलवार के बल पर जिन सामंतों को काबू में किया गया था, अब वे भी अपनी तलवारें चमकाने लगे। चीन वंशज उन्हें वश में न रख सके। परिणाम ये हुआ कि फिर चीन के खंड खंड हो गए। कारण साफ था कि विजय किन्हीं उच्च उच्चादर्शों के नाम पर राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उसे सुसंगठित और सबल बनाने के लिए प्राप्त नहीं की गई थी, और न अधीनस्थ सामंतों को विजय से पूर्व अथवा बाद में ऐसा कुछ समझाया गया था कि यह सब राष्ट्र के हित के लिए किया जा रहा है। प्रचार से निजी स्वार्थ को कोई छिपाता नहीं। यदि ऐसा प्रचारित किया भी गया होता तो तदनुरूप आचरण के अभाव में वह झूठा ही साबित होता। यही कारण है कि उद्देश्य उच्च न होने से देश उस रूप में संगठित न रह सका और चीन के बाद पुनः सत्ता संघर्ष के लोभ में परस्पर आक्रमण प्रत्याक्रमण शुरू हो गया। आज चीन की दीवार संसार में महानतम आश्चर्यों में गिनी जाती है। वह 2150 मील लंबी है और ऊंचाई 15 फीट से लेकर 31 फीट तक है। चौड़ाई औसत 32 फीट की है। समग्र दीवार 15 वर्षों में बनकर पूरी हुई। विश्व के कोने कोने से लोग उसे देखने आते हैं।
पर पर्यटक यह नहीं समझ पाते कि चीन यह क्यों न सोच पाया कि मनोबल संपन्न, अंतराल और देशभक्ति से भरे पूरे सैनिक आक्रमणों को निरस्त करने में सफल हो सकते हैं। विशालकाय किले और संरचनाएं उस कार्य को पूरा नहीं कर सकते। वर्तमान में चीन की दीवार खंडहर बनकर रह गई है। दिन दिन वह गिरती बिखरती जा रही है। साथ ही अपनी मूक भाषा में सर्वसाधारण को बताती रहती है कि महत्वाकांक्षा की बड़ी चढ़ी सनक जिस पर उभरती है, वे कैसे कैसे अजूबे खड़े करते व धन बल, जन बल, बुद्धि बल को अपार क्षति पहुंचाते हुए यशस्विता प्राप्त करने का असफल व हास्यपद प्रयास करते हैं। जी भैया। तो जी भैया, बहुत बहुत आभार। जी भैया, हम भैया। नितिन भैया इसमें जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, नितिन भैया जुड़ गए। जी जी भैया, प्रणाम। भैया प्रणाम प्रणाम। भैया, प्रणाम। जी, सभी साथियों को प्रणाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आपने सार संक्षेप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हम सबके सामने रखा। और जो आज का जो विषय जो है, वैसे तो भैया ने जो है काफ़ी कुछ क्लियर कर ही दिया है, सब कुछ स्पष्ट है हमें कि जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की जो महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं, वो उसके जीवन को जो है किस दिशा में लेकर के जाती हैं, और उसका जो है उसमें मुख्य रूप से फिर उसके क्या-क्या परिणाम बीच में उन्हें झेलने पड़ते हैं, या फिर हम ये कहें कि बीच में जो है कि किस-किस तरह की जीवन में जो समस्याएँ जो हैं उनके जीवन में आती हैं, जो इस प्रकार की महत्वाकांक्षाएँ पाल के रखते हैं। तो महत्वाकांक्षाएँ जो हैं वो मुख्य रूप से जो है विवेक संपन्न होनी चाहिए। तो जैसे कि आज का जो सार संक्षेप में जो है यही जो है बात जो है गुरुदेव हमारे सामने जो है हमें बताना चाह रहे हैं कि महत्वाकांक्षाओं की सनक। तो एक जो शब्द जो यूज़ किया है, सनक यूज़ किया है, तो हम देखें कि अगर अगर हमारी जो महत्वाकांक्षाएँ जो हैं संसार परक ना होकर के आत्मा परक रहें, या हम ये कहें कि वो जो है दूरदृष्टि विवेकशीलता से युक्त रहें, तो ऐसी अवस्था में जो है फिर जो है वो सनक नहीं रह जाती वो फिर ये मानते हैं कि जो है हमें एक अच्छा कार्य करने के लिए हमने कुछ बड़ा कुछ डिसीजन लिया। तो अब जैसे कि गुरुदेव ने भी अपने समय में जो है गायत्री परिवार का निर्माण जो किया, तो उनकी भी जो महत्वाकांक्षाएँ जो थी, तो वो जो है सभी के जो है लाभ से जुड़ी थी। मतलब सभी का जो है जो विकास हो, और जो उस समय में जो मानव जाति जो है जिस-जिस प्रकार के दुःख कष्टों को झेल रही थी, तो वो गुरुदेव उसको अच्छे से भली-भाँति समझते थे। तो जो है इस तरह की जो दूरदृष्टि विवेकशीलता से युक्त जो महत्वाकांक्षाएँ जो होती हैं, तो वो जो है एक मानव जीवन के लिए श्रेष्ठ होती हैं। वो अपने कल्याण के साथ-साथ जो है ऐसे करोड़ों लोगों का कल्याण करती हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ठीक उसका विपरीत हुआ कि एक राजा ने ऐसी अपनी इच्छा पाल ली, एक महत्वाकांक्षा ऐसी पाल ली कि जो है वो जो है आस-पास का जो माहौल ऐसा था कि जैसे समझिए कि सब जगह जब भेड़-चाल चल रही है, तो भेड़-चाल जैसा जो है जैसे आज के समय में चल रहा है कि जो है हम अधिक से अधिक धन को अर्जित करें, और अधिक से अधिक सुख सुविधाओं के साधन जुटाए जाएँ। तो उसकी महत्वाकांक्षाओं में जो है हम जो है इतना स्वार्थ हमारा इतना हमें चारों ओर से घेर लिया हमारे स्वार्थ ने, कि हम जो है इससे ऊपर जो है समाज कल्याण का हम अपने मतलब परिवार कल्याण का भी कुछ लोग नहीं सोच पा रहे हैं, या कुछ लोग उतनी तक ही अपने स्वार्थ तक सीमित रह जा रहे हैं कि अपने-अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, और उसके ऊपर जो है जो समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण और पूरे जो संसार का कल्याण जिसमें है, फिर अन्य लोगों का कल्याण जिसमें है, तो इतनी ऊपर की चीज़ें जो है उनके लिए एक सपना जैसा रह जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में जो है जो वो देखते हैं कि जैसे कि एक राजा ने एक ऐसी महत्वाकांक्षा पाली कि उसने देखा कि सब जगह जो है विस्तारवाद की जो नीति जो चल रही है, अब जो है उस विस्तारवाद को हम कैसे हम अपने तरीके से कैसे करें, थोड़ा अलग भी लगे, औरों से अलग भी हो, और हमारा नाम भी अच्छा हो, और हमें जो है हमें इतनी सुख सुविधाएँ भी मिले कि कोई राजा जो है या कोई ऐसी स्थिति हमारे सामने ना उत्पन्न होगी जिससे हमारे बीच में जो है आनंद में जो है कोई विघ्न उत्पन्न करे। तो ऐसी स्थिति के लिए उसने जो है चीन की दीवार का निर्माण करने का जो सोचा। तो अब उतने के लिए जो है एक तो प्लानिंग मतलब होनी चाहिए थी, एक ऐसी प्लानिंग ऐसी हो, और दूसरा ये कि जो निर्माण का जो सोचा, तो उसके पीछे जो है किसको लाभ मिलने वाला है आने वाले समय में, और किस-किस को लाभ मिलेगा, और जब तक जो है उस राजा का शासनकाल रहेगा उसमें जो है उसको स्वयं को और जो है उसकी
प्रजा को किस प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं धन के अभाव में, या जो है धन बल या जन बल या जो भी इस कार्य को पूर्ण करने के लिए जिन जिन सुविधाओं की आवश्यकता थी बीच में, वो सुविधाएं जो है उसका आकलन जो है वो शायद उन्होंने अच्छे से नहीं किया, और उन्होंने ये नहीं देखा कि इसके बीच में जो है किन किन प्रकार की समस्याएं जो है वो हमें झेलनी पड़ेगी और अन्य व्यक्ति को झेलनी पड़ेगी हमारे शासनकाल में। तो फिर अब जब सनक की तरह वो छा गई महत्वाकांक्षा की, अगर हम उस काम को पूरा नहीं करेंगे तो जो है मेरी प्रजा मेरे विषय में क्या सोचेगी? तो मतलब एक तरह से जो है वही जो एक महत्वाकांक्षा जो थी वो बंधन का कारण बन गई। जिस प्रकार जो है भीष्म पितामह ने जो है महाभारत में जो है वो हस्तिनापुर की रक्षा का वचन लिया था। तो वो जो है वो अपने धर्म से हट गए। वो सिर्फ जो है एक बाउंड्री की रक्षा के लिए च्युत रहे, और उसके साथ-साथ जो है उसके साथ-साथ फिर वो धर्म को उन्होंने एक तरफ भुला दिया उन्होंने। वो धर्म की रक्षा का जो बड़ा संकल्प जो है वो लेना चाहिए था उनको, परंतु उसके चक्कर में जो है वो छोटे संकल्प के बंधन में अपने आप को बांध दिया। तो इसी प्रकार की स्थिति हम देखते हैं कि यहाँ पर भी उनको मिलती है कि एक राजा ने बोला कि मैं ऐसी दीवार का निर्माण करूँगा। अब उसके बीच में जो-जो समस्याएँ जो आई, अब उस समस्याओं को जो है उसको करने के लिए कितने ही अपने लोगों का उसने बलिदान दे दिया। जैसा कि भैया ने बताया अभी कि लाखों लोग तो समझिए कि इसके अंदर दीवार के अंदर ही समा गए, वो भी जिंदा। तो हम देखते हैं कि ऐसे लोगों में जो है ऐसे किसी भी कार्य के लिए जिसमें जो है मनुष्यता की इतनी बड़ी हानि होनी है, और जो है हमें तो जो है कोई भी कार्य हमें करना है तो वो कितना कल्याण जो है अधिक से अधिक हो, और समाज को हम कितना कुछ दे पाएँ, हमें उस भाव से वह कार्य अगर हम करते, एक दूरदर्शी विवेकशीलता के साथ में करते, तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। परंतु उसने तो अपनी महत्वाकांक्षा को ही सर्वोपरि रखा। तो उस महत्वाकांक्षा को सर्वोपरि रखने के कारण अब उसे पूर्ण करने के लिए जो है फिर उसने ये सोचा नहीं कि फिर अगर वो चाहता तो बीच में इसको रोक करके और इससे कुछ एक कदम पीछे हट करके कुछ अलग तरीके से भी सोच सकता था कि हम जो है अपने जो है राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए हम कोई दूसरा साधन भी जुटा सकते हैं। परंतु एक सनक का छा जाना, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि ये इसको सनक ही कहेंगे हम, कि वो जो कि वो देखती नहीं कि इससे जो है कितने लोगों की हानि हो रही है, फ्यूचर में भी उसका क्या होने वाला है। जैसे आज के समय में जो है अब जो उस दीवार का इतना महत्व नहीं रहा। जैसे हम जैसे कि अंत में भी भैया ने बताया कि जो है और उस समय भी ऐसा रहा कि जो दीवार जो थी तो उस समय भी जो है उसने जैसा सोचा था वैसा भी वो उस दीवार को बना करके भी वो लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पाया। तो फिर भी जो है वहाँ के जो आस-पास के जो सैनिक लोग जो थे और राजा थे, तो वो दीवार में सेंध लगा करके उतने-उतने हिस्से में छोटे से एक एरिया में उस दीवार को क्षति पहुँचा करके आक्रमण करते रहे वो। चाहे भले ही वो दीवार जो है 2000 मील से ज़्यादा लंबी दीवार रही हो, परंतु उसको जो है उसको छेद करने के लिए तो उसके अंदर एक छोटा-सा एरिया ही काफ़ी है। तो उतना उसने उस समय नहीं सोचा कि कोई अगर छोटे से एरिया में कोई अगर इसमें कोई छेद करके आएगा कोई, तो इतनी बड़ी दीवार बनाने की आवश्यकता क्या थी? तो उस समय फिर कितने लोगों ने जो है इसका दुःख कष्ट जो झेले। तो हम इसको देख कर के समझ सकते हैं कि हम कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें जो है दूरदर्शी विवेकशीलता का होना अनिवार्य है। हम आज के समय में इसको अगर हम आज के समय में अपने परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, तो हम सभी जो पंचकोश साधना जो हम कर रहे हैं, तो पंचकोश साधना में हमारी साधना की जो है गति क्या है और हम जो है क्या-क्या गलतियाँ कर रहे हैं। तो अगर हम जो है जो स्थिति हमारी होनी चाहिए उससे अगर हमारी स्थिति अभी थोड़ी कम है, तो उसको हम जो है सुधार किस प्रकार कर सकते हैं। तो उतने के विषय में भी मनन चिंतन अनिवार्य है। तो उतने में अगर हम मनन चिंतन करेंगे, अपनी गलतियों को खोजने की कोशिश करेंगे, तो हमें हमें जो हमें निश्चय ही हमें लगता है कि हम अपने आप का सुधार करके और हमें अपने अंतिम लक्ष्य को पाने में सफल रहेंगे। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, साधना के लिए नहीं, इसको हम जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं अपना। तो प्रत्येक क्षेत्र में अगर हम देखें कि हम अपने जीवन में जो कोई भी जब बिज़नेस कोई करने जा रहे हैं, या कोई जो है घर गृहस्थी के लिए कोई भी कार्य करने जा रहे हैं अपना, या समाज के लिए समाज कल्याण के लिए कुछ ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, तो जो है एक तो अपना जो है अपनी क्षमताओं का हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास क्षमता कितनी है, हमारा सामर्थ्य कितना है। तो इसलिए जो है धीरे-धीरे हम छोटे-छोटे संकल्प लेकर के कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें बड़े कार्यों को करने में भी सफलता मिलेगी। तो हमें जो है पहले हमें छोटे-छोटे कार्य करके और अपना जो है अपना जो शारीरिक बल जो है अपना, और जो अपना जो प्राण में कोश है अपना, तो इस प्रकार जो है सभी कोश जो है हमें बढ़ाते हुए हमें अपने साधना के पथ पर भी आगे बढ़ना है। और जिसने जो भी संकल्प लिया है किसी बड़े कार्य को करने का, तो वो जो है छोटे-छोटे संकल्पों से मिलकर के ही पूर्ण होगा। और उसमें हमें हमें जो है एक प्रज्ञा
बुद्धि जो है वो साथ लेकर के, साथ रख करके हमें चलनी चाहिए अपने साथ में। तो अ, भैया इसमें अभी मैं जो है इतना ही समझ पा रहा हूँ इसमें अभी। तो बाकी देखिए अन्य भी जो है वरिष्ठ साधक हैं, तो वो भी अपना इसमें अपना वो देंगे, अपनी राय देंगे और हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। जी, धन्यवाद भैया। प्रणाम सभी को। बहुत बहुत आभार नितिन भैया इस विषय पे, क्योंकि ये विषय तो पूरा एक एक घटना के रूप में इस विषय को लिया गया है। और इसका सैद्धांतिक विवेचन जो है कल कल के हमने चैप्टर में, जो कल का हमारा चैप्टर था, उसमें इसका सैद्धांतिक विवेचन हुआ था कि महत्वाकांक्षा को निकृष्ट, हमारी महत्वाकांक्षा निकृष्ट ना हो। अब निकृष्ट होती है तो क्या हो जाता है, तो अगर निकृष्ट हो जाए तो उस सनक में जो है उसी सनक का ये परिणाम इसमें बताया गया है कि अब इसमें एक तो ये इसमें ये बात ये कही गई है। सबसे पहला जो पैराग्राफ है बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। महत्वाकांक्षा प्रायः उसे पालने वालों को तो हैरान परेशान करती है, अन्य अनेकों को भी अछूत नहीं छोड़ती है। मतलब महत्वाकांक्षा की बलि वेदी पर कितने लोग बलि चढ़ जाते हैं, तो ये अन्यों को भी नहीं छोड़ती है। शांति पूर्वक रहने और दूसरों को रहने देने का एक ही तरीका है कि औसत नागरिक स्तर का निर्वाह अपनाया जाए और विचारों में उच्च स्तरीय आदर्शों को समाविष्ट किया जाए। तो यही गुरुदेव ने कहा है कि शांति पूर्वक रहने का तरीका यही है। जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि सुखी जीवन के दो आधार, सादा जीवन, उच्च विचार। तीसरा आधार सुखी जीवन का नहीं है। सादा जीवन जितना से जितना सादा हो, और आदर्श जितना से जितना, हमारा विचार जितना से जितना अधिक उच्च हो। तो यही इसमें बताया गया है कि एक ही तरीका है शांत रहने का। लोग शांति को ढूंढते रहते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, अलग अलग जगहों में ढूंढते हैं, अलग अलग पद्धतियों में ढूंढते हैं, लेकिन गुरुदेव ने सहज ही कितना सहज बता दिया है कि औसत नागरिक स्तर का निर्वाह किया जाए और विचारों में उच्च स्तरीय आदर्शों को समाविष्ट किया जाए। इन्हीं दो चीजों पे व्यक्ति को काम करना चाहिए अपने जीवन में। हमें लगता है कि एजुकेशन अगर होनी चाहिए तो इन दो ही चीजों पर एजुकेशन होनी चाहिए कि दो चीजें कैसे प्राप्त कर ले। अगर व्यक्ति दो चीज प्राप्त कर लेगा तो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेगा। कि ये कोई कोई जो है कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। ये औसत स्तर सबसे पहले तो है, औसत नागरिक स्तर का निर्वाह कैसे किया जाए। तो ये चीज जो है हमें सीखनी आनी चाहिए, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि व्यक्ति औसत औसत स्तर पे जीवन जीने में अपनी जिसको कहते हैं कि बुराई समझता है। अपनी जो है वो उसमें ये समझता है कि अगर औसत स्तर का जिएंगे तो समाज में हमें जो है बहुत सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। गुरुदेव भी इस बात को इसी तरीके से कहते थे कि हमने जिस प्रकार का जीवन जिया उसमें केवल एक घाटा हुआ कि लोगों ने कहा एक छोटे व्यक्ति हैं। समाज दुनिया की दृष्टि से अगर गुरुदेव का मूल्यांकन दुनिया वालों ने किया तो उनका एक सामान्य सामान्य दिखने वाले व्यक्ति थे, जिनके पास 3 जोड़ी कपड़े से ज्यादा कपड़े नहीं थे, जिनके पास में जो है बहुत अधिक सुविधा के संसाधन नहीं थे। और गुरुदेव ने कहा ही है, उसमें लिखा भी, एक सस्ते अनाज खा के गुजारा किया करते थे। फल जैसा कोई उनके जीवन में वो नहीं था, फल दूध इत्यादि जो है ये सब कोई उनके जीवन में साधन नहीं था, अवलंबन नहीं था। और बिल्कुल सामान्य न्यूनतम से भी निर्वाह उस पर सिले हुए कपड़ों से, ये कहते हैं गुरुदेव, उसमें माता जी ने बताया था कि हाथ से सिले हुए कपड़ों से भी निर्वाह उनको ये करना पड़ता था। इतना न्यूनतम संसाधनों में उन्होंने अपने जीवन को जिया। तो ये चीज जो है ये सबको सीखना चाहिए। ये चीज जब स्वतंत्रता संग्राम में जब ये हुआ था तब उस समय जो है ये गांधी जी का जो आंदोलन हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन चलाया गया कि हम बाहर की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी ही हाथों का बना हुआ कपड़ा पहनेंगे, अपने ही जो है बनाई हुई चीज का उपयोग करेंगे। तो इससे एक अर्थव्यवस्था तो सुधरी, क्योंकि बाहर जितनी डिपेंडेंसी होगी उतना ही जो है उस पर राष्ट्र पे खर्च बढ़ता है, उतनी ही विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, राष्ट्र पे वजन बढ़ता है। तो ये चलाई गई और बाहर की चीजों का विरोध करते हुए
अपने ही स्तर पर जीवन कैसे यापन किया जाए और कम से कम संसाधनों में जीवन यापन किया जाए, इसी को बोला गया खादी। खादी को पहनना, खादी कोई कपड़ा नहीं होता है, खादी की व्यवस्था है। खादी जो है एक एक व्यवस्था का नाम है जिसके अंतर्गत व्यक्ति एक औसत नागरिक स्तर की जीवन यापन करने की शपथ लेता है, प्रण लेता है। गुरुदेव ने कहा हम जीवन भर खादी पहनेंगे। तो खादी के अंतर्गत वो मोटा कपड़ा आता था जो सबसे सस्ता हुआ करता था, अपने हाथ से बुना जाता था और वही पहना जाता था उस समय कपड़ा। तो ये तो औसत निर्वाह करने की उस समय ट्रेनिंग दी जाती थी। जितने लोग भी सत्याग्रही भर्ती होते थे तो पहले उनके जो है जो उनके महंगे महंगे लिबास थे वही उतरवा दिए जाते थे, सब खादी पहनते थे। तो इस तरीके का शिक्षण जो है होना चाहिए। गुरुदेव ने इस तरीके का शिक्षण दिया जहां पर ये देखें कि यहाँ पर जो है शांति कुंज में जब पहले गुरुदेव ने इसमें रखा था तो गुरुदेव ने बड़े कठिन नियमों के साथ में वहां पर लोगों को वहां पर रहने के लिए वहां पर उनको अनुमति दी। ब्राह्मणोचित निर्वाह करने के लिए उनको जो है वहां पर गुरुदेव ने राजी किया, तभी जो है लोग वहां पर रह पाए और न्यूनतम स्तर में रहा करते थे। अभी बहुत समय पहले तक अभी ये हमने देखा कि वहां पर जो सपरिवार जो लोग रहते थे उनको केवल 2,000 रुपये माह प्रति माह मिला करता था, 2,000 रुपये प्रति माह। और जो लोग वहां पर बैचलर समयदानी थे उनको 200 रुपये प्रति माह उनको मिलता था, उसी में उनको अपना ये साबुन तेल और ये सब व्यवस्था करनी पड़ती थी। और गृहस्थ लोग थे उस 2,000 रुपये में उनको सब अपने खाने पीने का सामान है सब। कितना कड़ा गुरुदेव ने ये कर दिया। तो जब ये चीज व्यक्ति के जीवन में आ जाएगी तो औसत स्तर का जीवन यापन का तो अपने आप ही उसके अंदर जो है एक जज्बा पैदा हो जाएगा और लगभग सांसारिक महत्वाकांक्षाएं तो वहीं पर व्यक्ति की समाप्त हो जाएंगी, जहां पर औसत स्तर का जीवन जीने की बात ही आ जाएगी। और दूसरा, विचारों में उच्च स्तरीय आदर्शों का समाविष्ट। और दूसरा, गुरुदेव ने पूरा का पूरा जोर दिया कि विचारों को उच्च कैसे बनाया जाए। इसमें चिंतन में, चरित्र में, व्यवहार में किस तरीके से उच्च आदर्शों को समाविष्ट किया जाए। तो ये गुरुदेव ने इसमें ये किया। अध्यात्म के जितने भी उपक्रम हो, चाहे वो जीवन साधना के रूप में गुरुदेव ने सिखाए, उपासना के रूप में सिखाए, कर्मकांडों के रूप में सिखाए, साधना विज्ञान के रूप में सिखाए, सब में केवल एक ही चीज थी कि व्यक्ति अपने जीवन में उच्च आदर्शों को अपनाए, उच्च स्तरीय विचारधारा को अपनाए। अब पंचकोशी साधना के भैया भी ये बात कर रहे थे, नितिन भैया पंचकोशी साधना की बात कर रहे थे। तो पंचकोशी साधना में क्या है? पंचकोशी साधना में अपनी विचारधारा को उच्च स्तरीय बनाने की ही बात कही गई है, यही है। इसी को कहते हैं गायत्री की उच्च स्तरीय साधना। इसमें वांग्मय नंबर 13 में जो है निम्न, मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी के भक्तों की बात उसमें कही गई है। 3 प्रकार के भक्तों की बात उसमें ये कही गई है। निम्न स्तर के भक्त वे हैं जो इसमें उनका उद्देश्य केवल होता है अपनी मनोकामना की पूर्ति करना। वो केवल उपासना इसीलिए करते हैं कि अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सके। मध्यम स्तर के होते हैं जो कौतूहलवश जो है उसमें आते हैं, उपासना विज्ञान को जानना चाहते हैं, साधना विज्ञान को जानना चाहते हैं, उसे अपनाते हैं और वो उसी स्तर से वो चलते हैं। और उच्च स्तरीय वे होते हैं कि जिन्हें उपासना अपने लिए नहीं करनी होती है, वो अपनी सत्ता को प्रखर इसलिए बनाना चाहते हैं कि दुनिया की सेवा कर सके, अपने लिए उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता। ये उच्च स्तरीय विचारधारा। तो पंचकोशी साधना में इसी विचारधारा को विकसित किया जाता है जो अन्नमय की हो, अन्नमय में हो कि अन्न को पूरा का पूरा अपने आहार में एकदम शुद्धि करके सात्विक विचारों को मन में जो है स्थान दिया जाए और फिर प्राणमय कोश की साधना करके ऊर्जावान बना जाए। मन को कुविचारों दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए जो है उसको इस प्रकार का शिक्षण दिया जाए कि वो जो उच्च विचारधारा में लगा रहे। मनोमय कोश की साधना, विज्ञान में कोश में तो यही किया जाता है कि पूरे संसार में अपने ही विस्तार को देखा जाता है, सब जगह मैं ही समाया हूँ। आगे फिर इससे बढ़ के आनंदमय कोश में व्यक्ति हर परिस्थिति में हर घड़ी आनंद रहने की प्रयास करता है। तो उच्च स्तरीय विचारधारा को वहां पर ये करने का प्रयास किया था। गुरुदेव ने इन्हीं 2 चीजों पे काम किया और 2 चीजों का ये किया। अगर ये 2 चीजों पे व्यक्ति काम कर ले तो उसके जीवन में महत्वाकांक्षाएं कभी निकृष्ट स्तर की नहीं होगी, कभी भी निकृष्ट स्तर की नहीं होगी। उसकी महत्वाकांक्षा हमेशा ऊंचे स्तर की होगी। हम लोग की महत्वाकांक्षा क्या रहेगी? हम लोग की महत्वाकांक्षा है, सबसे पहले साधक की महत्वाकांक्षा क्या होती है? आत्मनिर्माण करना।
आत्मनिर्माण करना, जैसे प्रज्ञोपनिषद में कहा गया है, सबसे पहले उसकी महत्वाकांक्षा मुड़ जाएगी कि हमें अपना निर्माण करना है किसी कीमत पे। बाबूजी उस दिन जो है मीटिंग ले रहे थे, सभी टीचर्स की मीटिंग ले रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य उसमें बताया। उन्होंने कहा कि आत्म साधना जो है ये पहले नंबर पे होनी चाहिए। अपनी नौकरी चाकरी खेती परिवार ये दूसरे तीसरे नंबर पे होना चाहिए। सबसे पहले आत्म साधना, सबसे पहले आत्म साधना पहले हमारी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी में रहना चाहिए। और उसके बाद में जो है पेट भरने की व्यवस्था होगी तो उतना बहुत है, बस किसी तरीके से पेट भरता रहे। और आत्म साधना को ही सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी हमें दे के चलना चाहिए, तभी बात बन भी पाती, नहीं तो इतने से कम में आत्म साधना नहीं हो पाती। तो इसी को जो है जब ये व्यक्ति ये सीख जाता है तो अपना निर्माण सबसे पहले करता है, अपना निर्माण सबसे पहले करता है। और जब अपना निर्माण कर लेता है तो संसार का निर्माण फिर उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती है। ये ऐसा प्रज्ञोपनिषद में कहा गया है। भगवान विष्णु नारद जी को समझाते हैं कि तुम जाके जो भी मेरे सहयोगी उनको तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान का बोध करवाओ। तत्व ज्ञान क्या है? गायत्री ही तत्व ज्ञान है। गायत्री रूपी तत्व ज्ञान का बोध करवाओ। जब ये तत्व ज्ञान आएगा तो आत्मनिर्माण में जुटेंगे। आत्मनिर्माण में जुटेंगे तो जो व्यक्ति आत्मनिर्माण कर लेगा उसके लिए संसार का निर्माण करना, समाज निर्माण करना जो है उसके लिए बहुत कठिन कार्य नहीं रहेगा। तो गुरुदेव हमें यही आत्मनिर्माण और विश्व निर्माण की इसमें तो व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं फिर उत्कृष्ट हो जाएंगी। वो अपना निर्माण करेगा और अपना निर्माण करने के बाद में फिर वो समाज निर्माण कर देगा और उन सभी सनकों से बच जाएगा। जो सनक जो है, जिस सनक, एक छोटी सी सनक व्यक्ति के मस्तिष्क में आई, उसने लाखों लोगों की बलि दी। उसने कितने बड़े मूर्खतापूर्ण काम कर दिया। अब भले ही वो चीन की महान दीवार कही जाती है, एक अजूबे की तरह खड़ी है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए वो बनाई गई थी वो उद्देश्य जो है कभी पूरा नहीं हो पाया। उसमें फिर भी लूटपाट आक्रमण होते रहे। अगर इसकी जगह वो ये करता कि अपने देश में युवाओं को प्रशिक्षित करता, उनको जो है आदर्श पर चलने की देता, देश की रक्षा करने के लिए उनके अंदर जज्बा पैदा करता, तो हो सकता है कि आक्रमणकारी इतना साहस ना कर पाते। वो उस सेना के आगे, उस देश भक्ति के आगे, उस देशभक्ति के जज्बे के आगे इतना साहस नहीं कर पाते। एक जापान जैसा छोटा देश, एक जापान जैसा छोटा देश जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका जैसे बड़े देश के दांत खट्टे कर दिए थे, इतना इतना उसने, जो एक छोटे से देश ने इतना उसको जो है वो भयभीत और आतंकित कर दिया था कि उसको जो कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था तो उस पर परमाणु बम गिराने पड़े। एक छोटे से देश की इतनी ताकत, ये केवल उसकी देशभक्ति की ताकत है, उसके लोगों की देशभक्ति की ताकत। राष्ट्र छोटा सा है, संसाधन उसके छोटे से हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्र को उच्च आदर्शों पे चलने की सीख देने के बाद में वो कहाँ तक ये विकसित हुए। तो चीन जो है यही कर सकता था। चीन चाहता तो ऐसे उच्च आदर्शों का उच्च जज्बा पैदा करके जो है उस देश के लोगों को प्रशिक्षित करके ऐसा बना सकता था कि उसके ऊपर कोई आक्रमण ना कर पाए। लेकिन उसकी निकृष्टता ने उसकी सनक को जो है इस तरीके से ये कर दिया, और बाद में जो है वो इतने लोगों का बलिदान लेके भी, इतने लोगों का समय लेके, इतना श्रम लेके, इतनी अर्थव्यवस्था को चौपट करके भी वो अपने उद्देश्य को पूरी ना कर पाई। तो एक छोटा सा विचार व्यक्ति को जीवन में कहां से कहां मोड़ देता है। एक छोटा सा विचार जो है, एक छोटा सा सनक का विचार व्यक्ति के पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। ये बड़े ही सावधान रहने के लिए कोई विषय छोटा मोटा नहीं है। ये दोनों विषय आपस में बहुत गंभीर हैं। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं कि व्यक्ति जो है एक छोटे से विचार को, एक सनक को लेके आगे बढ़ पड़ता है, आगे बढ़ जाता है, फिर वो किसी की नहीं सुनता है, फिर वो किसी की नहीं मानता है, फिर कोई विवेक सम्मत विचार को वो सुनना नहीं चाहता है, किसी भी विवेक सम्मत विचार पे चलना नहीं चाहता। बस वो अपनी सनक को पूरा करने के लिए किसी प्रकार के भी सनक को वो पूरा करना चाहता है, भले ही उसके पीछे कोई भी। तो कभी भी कोई विचार आए तो उसको उसको जो है पूरा पूरा उसको चिंतन मनन के साथ में, विवेकशीलता के साथ में उसे 10 बार 20 बार 100 बार उस पर चिंतन करना चाहिए, और बार बार उस पर सोचना चाहिए, क्या ये इससे हमारा उद्देश्य जीवन का पूरा होगा, क्या इससे जो है हमारा समाज कल्याण का, जो राष्ट्र कल्याण का उद्देश्य पूरा हो पाएगा, आत्म कल्याण का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। तो बार बार इसको जो है
चिंतन मनन करके ही किसी इस पर ये आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम सभी लोग कभी कभी कोई सनक में इस तरीके की महत्वाकांक्षा पाल लेते हैं जो फिर आगे चल के हमारे लिए उपयोगी नहीं, हमारे लिए नुकसानदेह सिद्ध होती है। तो ठीक है, मेरा निवेदन है और भी भाई बहन इसमें अपनी बात को रखें। जी धन्यवाद। आज की एजुकेशन सिस्टम जो है पैदा होते ही बच्चे को एक बड़ा से बड़ा पैकेज महत्वाकांक्षी बनने की शिक्षा देता है। उसको पैकेज पुरुष बनने की शिक्षा दी जाती है कि बेटा बड़े होकर पैकेज मिलना चाहिए, अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। तो हमें विचार करना होगा गंभीरता से कि जिस एजुकेशन सिस्टम पर हम लोग चल रहे हैं, क्या वो वास्तव में हम लोगों को उच्च आदर्शों की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, या फिर हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है। जी जी राहुल भैया। जी जी धन्यवाद भैया। भैया एक प्रणाम। प्रणाम सभी को। आपने तो काफी कुछ बता ही दिया इसके बारे में, काफी कुछ जानने का अवसर मिला। महत्वाकांक्षा की सनक तो गुरुदेव ने टाइटल दिया इस पैराग्राफ का। तो अगर महत्वाकांक्षा सनक के रूप में होगी तो निश्चित ही वो अपने लिए भी और आसपास के परिजनों के लिए भी, आसपास के वातावरण के लिए भी नुकसानदायक ही होगी। ये हमने इस अनुभव में चेन की कहानी के उदाहरण से जाना। तो ये तो एक बड़ी उच्च स्तर की सनक थी, महत्वाकांक्षा की सनक एक उच्च स्तर की थी जिसका खामियाजा चीन देश को भुगतना पड़ा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी अपने पारिवारिक परिवेश में कुछ इस तरीके की इच्छाएं, कुछ इस तरीके की महत्वाकांक्षाएं पाल लेते हैं जो बाद में चल करके जिनके दूरगामी परिणाम हमारे लिए भी और परिवार के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। जैसे अभी आप शिक्षा का उदाहरण दे रहे थे, तो ऐसे ही होता है कि कई बार कि अगर मैं खुद डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरी अपेक्षा रहती है कि कम से कम बच्चे को डॉक्टर बना लूं। हाँ, तो उसके लिए उस बच्चे की भले ही कैसा उसका माइंड सेटअप हो, उसको प्रेशराइज करके दबाव दे करके उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला करा देना, और फिर बाद में उनके परिणाम भी उसी तरीके के निकल के आते हैं जैसा हमने कहानी में देखा कि दुखदायक ही बन पड़ते हैं। तो कल भी एक भाई साहब ने उदाहरण दिया था कि कोई नेता बनने के लिए टिकट का फार्म भर देता है और फिर बाद में एक बड़ी धन की हानि वो अपने परिवार की तरफ से अपने पुरुषार्थ के साधनों को उसमें गंवा करके बैठ जाता है। तो ये उदाहरण अपने आसपास ही देखकर हमें सीखने को मिलता है। तो अभी इससे पहले आप जो बात कर रहे थे औसत भारतीय नागरिक स्तर के जीवन यापन के संबंध में, सही महत्वाकांक्षा और आवश्यकता में दोनों में भिन्नता है। इस भिन्नता को हमें किसी विचार के उठने के समय ही अपने विवेक के आधार पर अलग अलग कर देने का अभ्यास करना चाहिए। और बाद में भी अगर किसी अपने विचार पर किसी फैसले को ऐसा लगे कि इसमें यहाँ गलती हुई है तो उसको वहां पर भी सुधार की आवश्यकता है ना। तो आवश्यकता तो आदमी की सहज रूप से पूरी हो जाती है, लेकिन जो महत्वाकांक्षा होती है वो बड़े ही साधनों की, बड़े ही पुरुषार्थ की उसको उसमें भेंट चढ़ानी पड़ती है। अगर रहने के लिए घर चाहिए, परिवहन के लिए कोई वाहन चाहिए, तो ये आवश्यकता है आज के समाज की। तो वो तो सहज रूप में पूरी हो जाती है, लेकिन जब एक इच्छा ऐसी प्रबल पाल ली जाती है कि नहीं मुझे तो गाड़ी चाहिए पर पड़ोसी से ज्यादा महंगी चाहिए, मकान चाहिए तो बिल्कुल कोठी ही चाहिए, तो उसमें इतना पुरुषार्थ, इतने साधन लगा देने पड़ते हैं कि उसकी कीमत स्वयं तो चुकाता ही है व्यक्ति, उसके परिवार को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो निश्चित ही हम सभी को अपनी महत्वाकांक्षाओं के चुनाव में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और ऐसा हम सभी प्रयास करेंगे। आपने धैर्य पूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी बहुत सुंदर भैया।
तो पारिवारिक स्तर पे व्यक्ति अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को इतना बड़ा महत्वाकांक्षी बना लेता है कि उसके चक्र में व्यक्ति फंस के रह जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर एक उदाहरण देखा जाए तो बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि तुमने एक घर ले लिया, अब उसका सब ऋण चुक गया, सब कुछ हो गया, तो अब ऐसा करो दूसरे घर के लिए कर दो, अभी जॉब तो चल ही रही है तुम्हारी, तो उसे इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीद लो। तो लोगों की मान्यता ये बन चुकी है कि जो रोटी कपड़ा मकान भी है उसमें भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट देखता है, उसमें भी कहता है कि इसको इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद लो। अनाज खरीद के डाल देते हैं और उसको जो है महंगा हो गया तब बेचेंगे, घर खरीद के डाल देते हैं कि महंगा हुआ तब बेचेंगे। इससे खुद तो व्यक्ति उसमें जो है बैल की तरीके से जीवन भर उसमें पिलता रहता है, और साथ में और समाज के लिए भी नुकसान वो करता है। उस सारी चीजों को जो है उसमें ऑक्यूपाई करके रख लेता है, वो सारी चीजों को जो समाज के लिए ये होना चाहिए, जो सस्ती दरों पे सब चीजें एक सही दरों पे जो व्यक्ति को मिलनी चाहिए, तो अननेसेसरी उसको जो है उस पर वो करके, वो अतिक्रमण करके, और उसको जो है ये समाज के लिए संकट पैदा करता है। तो परिवार में ही जो छोटी छोटी चीजों में व्यक्ति जो है अपने आप को बहुत महत्वाकांक्षी बना लेता है, और पूरा जीवन भर उसी चक्की में उसको पिसना पड़ता है। जी। जी, और भी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है। राजेंद्र भाई साहब। ये भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी भाई साहब प्रणाम। भाई साहब, महत्वाकांक्षी जो सनक कितना बढ़िया अध्याय है, उसका जो हमें प्रैक्टिकल अनुभव हुआ अपने लाइफ का, पिछले 20, 25, 30 सालों का, जो हमने महत्वाकांक्षी अपने जीवन में पाल रखा था, चाहे मकान का हो, चाहे शादी ब्याह, चाहे काम धाम का, वो चीजें चूंकि हम जब तक इस लाइन में नहीं आए, अध्यात्म से नहीं जुड़े थे, तो महत्वाकांक्षी ही सब कुछ समझ में आता था कि हम कितनी बड़ी महत्वाकांक्षी पाल लें। पूरी ना हो अलग बात। अब जब ये बात समझ में आती है कि ये तो बिल्कुल वास्तव में चक्की पीसने जैसी है, और जीवन पर्यंत यही करते रहो, करते करते मर जाओ, इसका कोई मतलब तो है नहीं। तो कोई आदत जो इतनी लंबे दिनों तक महत्वाकांक्षी या और भी चीजों की पड़ी हुई है, खराब तो लगती है, अब तो बिल्कुल वाहियात लगती है, लेकिन उसको छोड़ने में बड़ी दिक्कत आती हुई है। इसके लिए प्रयास बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, और अभ्यास में लाना पड़ रहा है। हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीजें वास्तव में कितनी खराब है, ये आज समझ में आ रही है। नई पीढ़ी को अगर ये चीज समझ में पहले ही आ जाए, तो इसका लाभ उनको जीवन पर्यंत मिलेगा। जी भैया। जी भाई साहब बिल्कुल। और यही विशेषता है गुरुदेव के विचारों में कि गुरुदेव के विचार इतने पैने हैं कि कोई भी तर्क उसके सामने नहीं चल सकता। अगर व्यक्ति थोड़ा भी उसको गहराई से अगर उनको विचारों को पकड़ता है, अपने जीवन में अपनाता है, तो वो एक बड़ा ही सहजता से और बहुत सुखी जीवन जी सकता है। सुख जो है, जिसको कहा है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जो ये सहज सुख बिल्कुल राशि बिल्कुल है, सही। जी जी बिल्कुल। सहजता से सुख मिलता है, दुख तो बहुत ही कठिनाई से उसको प्राप्त होगा। सहजता नहीं, से आज उसको ये जो है चीजें वो। महसूस हो रही है ना, जी। आज ये चीजें महसूस होने लगी जो है कि कितना आनंद आता है। महत्वाकांक्षी वो अशुभ, महत्वाकांक्षी पालनी है तो शुभ पालो, समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, तो उसमें आनंद ही आनंद है। अब तक जो महत्वाकांक्षी पाला गया उसमें आनंद कहीं था ही नहीं। वो तो सनक वाली बात जो लिखी है गुरुदेव, वो सनक ही था। जी वैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी। जी, और भी भाई बहन अपनी इसमें बात
कृपया रखें जरूर। जी प्रहलाद जी भाई साहब। जी भाई साहब, सबों को मेरा सादर प्रणाम। ये हमने जहाँ तक समझा और हमने जहाँ तक देखा है कि कुछ लोगों के पास आर्थिक क्षमता उतनी नहीं होती है कि आगे बढ़ सकें, महत्वाकांक्षा पाल सकें, वो अपना नॉर्मल जीवन यापन करते हैं। और कुछ लोगों के पास इतनी ज़्यादा संपत्ति होती है कि वो, जैसे अभी अमन भाई साहब ने बताया कि एक फ्लैट है तो इन्वेस्ट करना है तो एक दूसरा फ्लैट खरीद लो, तीसरा फ्लैट खरीद लो, गाड़ी 2 साल पुरानी हो गई, नया मॉडल आ गया, फिर नई गाड़ी खरीद लो। लेकिन उनकी क्या बात है वो जाने, लेकिन परेशानी तब होती है जब कम अर्थव्यवस्था वाले आदमी की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है और उनके पास वो क्षमता नहीं रहती है। महत्वाकांक्षा रहती है लेकिन क्षमता नहीं रहती है। जैसे अभी गांव देहात में देखा जाता है या शहरों में भी, कि देख रहे हैं कि दोस्त जो है बहुत अच्छी बाइक चला रहा है, अपने पास तो बाइक है नहीं, खरीदने की क्षमता नहीं, तो क्या किया जाए, तो अच्छा किया जाए तो फिर चोरी किया जाए, नहीं हो तो वो किसी से 2-3 का गिरोह बना के छीन लिया जाए। इस तरह की बात होती है। ये महत्वाकांक्षा ये बहुत खतरनाक होती है और ये सनकी की श्रेणी में आ सकती है, इस तरह की महत्वाकांक्षा। तो महत्वाकांक्षा के जब मन में उठे विचार, तो हम सबों को ये विचार करना चाहिए कि ये क्षमता के हमारे अंतर्गत है या नहीं आर्थिक क्षेत्र में। और जैसे अभी यूपीएससी का रिजल्ट निकला है तो देखा होगा आपने कि कभी कोई ठेले वाले का बच्चा, कोई बहुत गरीब परिवार का बच्चा, वो यूपीएससी में अच्छा रैंक ला के निकला है, तो वो महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी महत्वाकांक्षा है। लेकिन वो आर्थिक क्षेत्र में बिना परिश्रम किए हुए और चाहे कि महत्वाकांक्षी बन के धन अर्जित कर लें, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हमारी समझ में तो यही आया। और तो धन्यवाद। जी भाई साहब, आजकल यही चल रहा है। युवाओं के मन में आजकल यही है कि मेहनत कम करना पड़े और आउटपुट ज़्यादा मिले। इसी वजह से जो है आजकल कॉर्पोरेट्स में भी ये देखा जाता है कि व्यक्ति 1 साल 2 साल जॉब करता है, उस तुरंत उसको बदल के और डबल पैकेज पे दूसरी जगह चला जाता है। फिर 1 2 साल किया, फिर डबल पैकेज पे दूसरी जगह चला जाता है। तो यही मेंटेलिटी धीरे धीरे व्यक्ति की बन रही है कि रात दिन में दिनों दिन जो है व्यक्ति पैसे वाला कैसे बने और अपनी महत्वाकांक्षा को कैसे, इसके बहुत भयंकर परिणाम भी होते हैं, आगे चल के उसको ये करने पड़ते हैं। लेकिन वास्तव में जो है ये आजकल युवाओं में बड़ी तेजी से ये बात फैल रही है। जी नेहा दीदी। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। दी प्रणाम। सबने अभी बोला, बहुत अच्छा बोला। वही बात मैं थोड़ा सा अपने तरीके से कहना चाह रही थी भैया, कि जैसे कि महत्वाकांक्षा की बात है, हमें इस शब्द में ही इसमें कुछ मुझे ऐसा लगता है कि महत्व आकांक्षा 2 शब्द से मिलके बना है। तो हमें कौन सी आकांक्षा को महत्व देना है, अगर हमें ये समझ में आ जाए तो शायद ये शब्द सबसे अच्छा है। क्योंकि कुछ हमारी जो, हाँ, आपने अभी बोला कि व्यक्तित्व जो हमारी पर्सनल जो आकांक्षाएं होती हैं, अगर हम उनको पीछे रख के जो आकांक्षाएं समाज के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्व महत्व वाली हैं, जैसे कि अगर हम कुछ अर्थ कमा रहे हैं, हम जो पैसे कमा रहे हैं, अगर वो समाज के लिए कमा रहे हैं, तो मुझे लगता है जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए हमें वो कर देना चाहिए। उस वक्त वो महत्वाकांक्षा हमारी समाज सेवा में काम देती है। जैसे कि रतन टाटा, उन्होंने अपनी जो आकांक्षाएं थी वो अपने लिए ना रख के, वे पर्सनल ना रखे, उनकी समाज के लिए थी। तो उन्होंने कितना बड़ा कार्य समाज के लिए किया। अगर वो भी सोचते कि अरे छोड़ो, मुझे क्या करना है, मेरे को एक अपना नॉर्मल जीवन जीना है, शांतिपूर्वक जीवन जीना है और चले जाना है, तो शायद वो इतना काम नहीं कर पाते, इतने लोगों के जीवन में इतनी खुशियां नहीं दे पाते जो वो देके गए। तो मुझे अपना पर्सनली लगता है कि महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, हर व्यक्तित्व के अंदर होनी चाहिए, लेकिन वो अपने लिए लिमिट में होके, अपने लिए सिर्फ हमारी सुविधाएं पूरी हो सके उतनी होके, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा हो उतना हमारे लिए अच्छा। और यही बात गुरुदेव ने भी कही है कि जीवन का उद्देश्य बहुत ऊंचा होना चाहिए और समाज से जुड़ा होना चाहिए।
जी भैया, बस इतना ही कहना था। जी दीदी, बहुत बढ़िया। हाँ, इसी को गुरुदेव ने कहा कि उत्कृष्ट महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, निकृष्ट ना हो। जी, तो सुन भैया। जी भैया। भैया नेहा दीदी और प्रहलाद भैया, ये दोनों लोग की बातों को संकलित करके एक बात रखना चाहूंगा मैं। जैसा कि गुरुजी ने पहले ही जो पैराग्राफ था उसमें लिखा कि हमें जो है कैसे जीना चाहिए अपना जीवन, जो भी हम जी रहे अपना जीवन क्रम में जो अर्जित कर रहे हैं, अपने लिए कितना रखना है, समाज के लिए कितना रखना है। तो प्रहलाद भैया की एक बात आई कि आजकल के जो भी युवा हैं गांव देहात में और कहीं भी, तो ये सब जो है तुरंत कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि वो उनकी तरह दिखे। तो दीदी ने जो उदाहरण दिया, महत्व आकांक्षा, वो आकांक्षा उत्पन्न कहाँ से हुई उन युवाओं के अंदर, ऐसे जो भी चाहे गरीब तबका जो अगर उस स्थिति में नहीं है, वो आकांक्षा ही भैया ऐसे लोगों की वजह से हुई जो लोग अर्जित तो किए लेकिन वो लोक कल्याण में नहीं लगा पाए, बस दिखावे में सारा कुछ खर्च अपने में। तो वो एक तरह से होता है ना कि किसी बच्चे के लिए कोई प्रेरणा स्रोत बन जाता है, तो एक गलत प्रेरणा स्रोत जो है बनते गए, गढ़ते गए, और उसकी वजह से आज ये स्थिति हम ये देख रहे हैं और ऐसे लोग हो रहे हैं। जो भैया ने बात का कुछ दिन पहले मैं खुद अनुभव किया था, गांव पे था और एक मेरे गांव में ही कमजोर तबका एक है, आर्थिक रूप से भी और निचले स्तर के भी वो लोग हैं, लेकिन उनका जो लड़का है और अभी समय मुंबई में है, वो बिजनेस वगैरह कर रहा है गाड़ी घोड़े का। तो आके वो मुझे इतनी इतनी बातें बता रहा था कि इतनी गाड़ियां हैं भैया, ये वो ताम झाम, और ये दिख रहा था कि ना कि वो आ, अपनी हर समृद्धि इन सब चीजों को बड़ा वो उससे बखान कर रहा था। मैं सुन रहा था उसको, लेकिन मेरा विचार ये हो रहा था कि ये ऐसे बता क्यों रहा है, इसके पीछे ये क्या है। तो वो सारा कुछ, और उसके गाड़ी चलाने में और उसके पहनावे में सब कुछ रंग ढंग ना, जो वो जैसे बड़ों को, जैसे आज तक जो है जो रईस हुए हैं गांव में, और जैसे वो अपना दबंगई है वैसे वैसे ही सब कुछ चाल ढाल उसका सब दिख रहा था। तो ये सब भैया इधर बीच स्वाध्याय में सब चलते चलते ये सब चीजें समझ में आने लगी कि ये सब चीजें जा कहाँ से रही हैं। तो हमें कम से कम समाज का वो तबका जो समृद्ध है, जो दिशा दे सकता है, वो अगर अपने आप को इस गुरु जी के जो सिद्धांत है, ब्राह्मणत्व का जो सिद्धांत, अगर उस पर हम लोग जीने लगे तो कल को सुधार संभव है ही। बाकी जो कुछ हुआ है उसी का कुछ ना कुछ चीजें हमारे सामने वो आती जा रही भी। तो ये मैं बड़ा बढ़िया लगा मुझे जो दीदी ने कहा ना, महत्व और आकांक्षा, और प्रहलाद भैया में जब जो वो प्रश्न उठाया बच्चों को लेके, तो मैं उससे रिलेट कर पाया। जी भैया। जी भैया, बिल्कुल सही। बुद्धिजीवी वर्ग जिस काम को करता है, बाकी सामान्य वर्ग उसी को ही अनुसरण करता है उसका। तो बुद्धिजीवी वर्ग को ही बड़ा संभल के कदम उठाने पड़ते हैं, ताकि उनका अनुसरण कुछ गलत ना हो जाए। जी नेहा दी जी। भैया मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ, जैसे अभी बच्चों का एग्जाम्पल दिया भैया ने, कि कुछ बच्चे आजकल की जो जनरेशन है, हमसे जो छोटी जनरेशन है, वो कहाँ से सब चीज सीखती है, बेसिकली टीवी से सीखती है, यूट्यूब से सीखती है। और जो आजकल ये भी ओटीटी प्लेटफॉर्म, वहां पे जो भी पैसे कमाते हैं, जिनके पास गाड़ी होती है, जो नया नया पैशन करते हैं, उनको एक प्रो के रूप में दिखाया जाता है। प्रो मतलब आजकल की भाषा के अकॉर्डिंग कि कुछ एडवांस है ये लोग, तो उनको वही सिखा रहे हैं, वही देख रहे हैं वो। मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे बड़े हैं और जो भी लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं, अगर हम सब भी ये सोचें कि हमें अपने आचरण में ये चीज उतारनी है कि हम बच्चों को अपने घर के, कम से कम अपने घर के लोगों को, अपने घर के बच्चों को, हम जहां भी रहे हम ये सिखाएं जो हमने अब सीखा यहाँ पे अपने आचरण से। तो मुझे लगता है कि बच्चे, ऐसा नहीं भैया, जैसे मैं कॉलेज जाती हूँ और बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ, तो बच्चे सुनते हैं, समझते हैं, और वो आपसे अट्रैक्ट भी होते हैं, उनको वो चीज समझ भी आती है। तो बच्चों की गलती नहीं है, वो जो सीख रहे हैं, देख रहे हैं,
वही सब कर रहे हैं। अगर हम उनको अच्छा सिखाएंगे तो वो अच्छा भी सीखने के लिए तैयार हैं। तो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ अभी कि लास्ट में, कि हम जितने भी लोग हैं 40 के अराउंड हमारी स्ट्रेंथ है, अगर हम ये कोशिश करें कि हम अपने आचरण से ये चीज सबको सिखाएं, बताएं कि एक्चुअल में जीवन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। ये सब टेम्परेरी चीजें आती हैं जाती हैं, बट वास्तव में जीवन से, अपने जीवन से अगर हम एग्जाम्पल बनने का काम कर पाए तो शायद आज का जो हमने ये पढ़ा है ये सार्थक सिद्ध हो पाएगा। जी भैया। जी बिल्कुल, इसीलिए गुरुदेव ने ये बात कही है कि जो आत्मनिर्माण कर सकता है, संसार का निर्माण उसके लिए बहुत सरल हो जाता है। तो हम लोग आत्मनिर्माण में जुटे रहें और अपना ही उदाहरण देके हम जो है एक संसार के सामने एक प्रकाश स्तंभ बनने का प्रयास करें। तो बहुत अच्छी चर्चा रही है आज की, और ये विषय भी बहुत अच्छा था और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था कि व्यक्ति जीवन में कोई भी ऐसी महत्वाकांक्षा ना पाले जो उसके जीवन को फिर निरर्थक दिशा में ले जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार इसमें जुड़ने के लिए और एक अच्छी चर्चा करने के लिए। इसी तरीके से हम लोग इसमें जुड़े रहें, क्योंकि कोई भी चैप्टर अगर ये हम लोग पढ़ते हैं तो खुद पढ़ते हैं तो इतना अच्छे से उसमें क्लियर नहीं होता है। हो सकता है कि उसको पढ़ के हम लोग भूल भी जाएं एक आध दो दिन में, लेकिन जो इतनी विशद इसमें चर्चा होती है तो वो हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। तो इसलिए जो है बहुत ही अच्छी इस तरह की चर्चा इसमें होती है। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी को। तो आइए इसी के साथ में आज के सत्र को ही समाप्त करते हुए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ऋषि सत्ताओं का धन्यवाद देते हुए और शांति पाठ करते हैं। और कल फिर पुनः हम लोग जो है कल बृहस्पतिवार है तो योग दृष्टा का जीवन दर्शन का विषय कल रहेगा, तो उस जी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये बहुत अच्छी डोज रहती है, सप्ताह में एक बार जो है बिल्कुल एकदम एकदम बूस्टिंग डोज की तरीके से हम लोग के लिए काम करती है। तो बहुत बहुत आभार। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। धन्यवाद। शुभ रात्रि।